ओके जी, सो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट्स कैसे बिहेव करते हैं। कि हमने बहुत डिटेल के अंदर ये डिस्कस किया था कि कैपेसिटिव करंट जो आईसी है दैट इज इक्वल टू सी डी वी सी बाई डी टी। ठीक है, सो यहाँ पर और साथ ही हमने यानी कैपेसिटर करंट रिलेट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के जो कि क्रॉस कैपेसिटर अकर कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय इट्स कैपेसिटेंस। और अगर हम इस dt को इधर ले जाएं तो इट बिकम्स आई सी डी टी एंड दिस विल बी सी डी वी सी। और अगर इस 1/c को भी इधर ले जाएं तो आपके पास ये डी वी सी रह जाएगा। और इसको यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास द वी सी टर्म बिकम्स 1/c आई डी टी। ओके, सो ये हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ गया और ये जो डिस्क्रिप्शन है दिस वाज फॉर कैपेसिटर करंट। सो हमने यहाँ पर इसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे होता है और कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज कैसे बिल्डअप होते हैं ओवर द टाइम माइनस इन्फिनिटी से लेके टिल इन्फिनिटी या टाइम टी तक। हम जो चार्ज फ्लो करा रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ करंट उसकी अकोमोलेशन को हम अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दें तो दैट comes out to be the voltage that is stored on the capacitor. ओके, सो हमारे पास जो वेल्कनबर्ग की बुक है जिसको हम रेफर कर रहे हैं, हमने कुछ क्वेश्चंस अलेक्जेंडर की बुक से भी किए थे लास्ट क्लास के अंदर। सो उस से हमने ये एक क्वेश्चन लिया है। मैंने एक्सरसाइज में एक सेक्शन को बताया भी था कि कौन से पेज पर है। एनीवेज दैट इज चैप्टर वन है वेल्कनबर्ग की बुक का, नेटवर्क एनालिसिस बाय वेल्कनबर्ग। उस बुक के अंदर एक्सरसाइज का ये 127 क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो उसने आपको एक सर्किट दिया हुआ है जिस सर्किट के अंदर उसने आईसी को यहाँ मेंशन किया है और ये जो वोल्टेज बनाया है उसने दैट इज फॉर वीसी, ये वीसी के लिए है और उसने स्केच करने को आपको कहा है आईसी। सो आईसी इज अननोन टू अस और हम अगेन यहाँ पर अगर आईसी का फार्मूला मेंशन कर दें तो दैट वाज सी डी वी सी बाय डी टी। ठीक है, और हमने इसको कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास हम अगर वीसी की टर्म्स को डिफाइन कर लें तो हमारे पास ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हम इस ट्रायंगुलर वेव को गौर से देखते हैं और इस ट्रायंगुलर वेव को हमने कुछ इस तरह से प्लॉट किया है, कुछ इस तरह से प्लॉट किया है हमने इस ट्रायंगुलर वेव को triangular wave और यहाँ पर फर्स्ट स्लोप हम इसको टाइम इंस्टेंस डिवाइड करते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2 इंस्टेंस, दिस इज 3 इंस्टेंस एंड दिस इज 4। तो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के ऊपर हमने इसको 4 इंस्टेंसेस निकाल लिया। हमने 0 से 1 का एक इंस्टेंस ले लिया जो कि ये 1 से 2 का एक इंस्टेंस ले लिया जो कि ये मेंशन हुआ है, 2 से 3 का एक इंस्टेंस ले लिया, 3 से 4 का एक इंस्टेंस ले लिया, जिससे मेक इट इजियर कि आप पीस वाइज इसको सॉल्व करें। तो हम सबसे पहले इंस्टेंस के अंदर अगर बाकी सारी टर्म्स को रिमूव भी कर दें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास सीधे जो 0 से 1 वाला इंस्टेंस है इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? उस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स ये आपके पास है 0 0 और ये आपके पास है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 और ये वाला जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन है। सो दिस इज ओके, सर अगर आपके पास किसी लाइन की इक्वेशन आपने ड्राइव करनी है या स्लोप निकालनी हो तो अगर आपको पास उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो यानी 0 0 गिवन है एंड दिस इज गिवन इज 1 और x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, कोऑर्डिनेट्स हमें पता लग गया तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम इसकी इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें एक्चुअली y की इक्वेशन चाहिए जो vc है, y एक्सिस के ऊपर एक्चुअली vc है। हम ये सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उसने हमें vc दे दिया, सो हम vc की इक्वेशन को ड्राइव करना चाहेंगे। सो बाय यूजिंग द 2 पॉइंट फार्मूला y माइनस y1 ओवर y2 माइनस ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 प्लस y1 ओवर x2 माइनस। अगर आप इसके लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी वैल्यूज को, सो ये बेसिकली
y is equal to vc and y1 is equal to 0 and this is equal to x, x is equal to 2 and y1 is equal to sorry x1 is equal to 0 and this thing is equal to y2 minus y1 is equal to 1 minus 0 over 2 minus x1, that is also sorry this was 2. So that is also y1. So vc is equal to, it comes out to be vc is equal to 2t. तो यहाँ से जब हमने इसे इंक्लूड किया तो हमारे पास vc की वैल्यू आई थी 2t, दैट इज क्लियर, दैट इज वेरी क्लियर, क्योंकि आपके पास आपको ये रिजल्ट हो रहा है कि ये जो y इज इक्वल टू mx प्लस c थी टर्म में क्वेश्चन आपने लाइन की क्वेश्चन करी हुई होगी, लाइन की क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन का मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो mx हमारे पास स्लोप होता है, x आपके पास जो भी x एक्सिस की वैल्यू होती है वो दी है। सो हम अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करूँ तो दिस इज y is equal to mx plus c। So यहाँ पर आपके पास vc is equal to 2t। So actually x की वैल्यू 2 वाली है और ये जो 2 है this is a slope and the intercept is 0, क्योंकि आपको ये वैसे भी क्लियर नजर आ रहा है कि this straight line is passing from the origin, so इसका y intercept भी 0 होगा, ये c वाली वैल्यू है ये 0 होगी। सिमिलरली हम बाकी अगर इंस्टेंसेस के अंदर यानी 1 से 2 वाले इंस्टेंस के अंदर vc की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है इस डायरेक्शन में, तो हमें ये क्लियर है कि द स्लोप इज डिक्रीजिंग यानी माइनस स्लोप है, यानी हम माउंटेन से नीचे उतर रहे हैं तो हमारे पास ये माइनस स्लोप है और इसकी स्लोप और इस लाइन की स्लोप दोनों सेम है। सो ये दैट वाज श्योर कि ये 2t है, लेकिन आप इवन देन इस फार्मूला को यूज करके इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इसका आपने इंटरसेप्ट देखना है तो इफ यू ट्रेस इट बैक तो ये ज़ाहिर y एक्सिस के अंदर पॉजिटिव लाइन पे जाके है, पीछे आप इसको इन्फिनिटी ट्रेस बैक करें तो ये 4 को कट और इसी इक्वेशन आप फार्मूला से डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप अगर भी 2 से 3 वाले इंस्टेंस के अंदर जाएं तो 2 से 3 वाला इंस्टेंस हमारे पास ये वाला है, तो हमें ये क्लियर है कि ये स्लोप पॉजिटिव है, सो प्लस 2t होगा, आप इसे डिराइव करेंगे और जब आप इसको पीछे ट्रेस बैक करेंगे तो ये यहाँ पर y एक्सिस को -4 के ऊपर इंटरसेप्ट कर रहा होगा। सो द इक्वेशन इज 2t - 4 एंड फाइनली इन 3 to 4 इंस्टेंस द इक्वेशन इज -2t + 4। सो ये दो हमारे चार वैल्यूज आ गई और इन इंस्टेंस की वैल्यू को यूज करते हुए हमने चारों इंस्टेंसेस के अंदर vc की वैल्यू को डिफाइन कर दिया। तो हमने इस अब नेक्स्ट ये करना है कि आपके पास किसी भी इंस्टेंस के अंदर जब आप मौजूद थे तो आपने ic की वैल्यू उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए कैलकुलेट करनी है। सो हमने ic की वैल्यू पहले लिखी हुई है दैट ic इज इक्वल टू c और d by dt and what is the value of vc for this instance that was 2t। So हमें पता है कि 2t का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2, सो ic विल बी इक्वल टू 2। सो 2 के साथ जब कुछ भी t अटैच नहीं होता तो दैट मींस इट इज अ पॉजिटिव डीसी वैल्यू। और यहाँ पर अगर देखें तो c की वैल्यू 1/2 मेंशन हुई हुई है, सो अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1 आ जाता है। सो इस पूरे इंस्टेंस के अंदर ic ऑफ t जो उसने लिखा वो पूरे इंस्टेंस के अंदर दैट वैल्यू इज अ dc1। और हम अगर अकेले सेपरेट इंस्टेंस यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या उसको निकालें तो हम t को 0 और 1 सब्स्टिट्यूट करके इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। इवन देन ये 1 है क्योंकि वैसे भी ये t डिपेंडेंट वैल्यू नहीं है, so this will be a dc value 1 and similarly it goes for 1 to 2 instance and 2 to 3 instance it will इस सारे इंस्टेंसेस के लिए ये 1 और -1 ही रहेगी। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो कांस्टेंट का तो 0 होता है और जो t की टर्म का डेरिवेटिव होगा वो उसको कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो हाउ हम इसको स्केच कैसे करेंगे, हाउ वी विल स्केच इट। उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स क्या है। सो ओके, सो हमने t एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट था 0 दैट वाज 1 2 3 एंड 4। सो फॉर वन इंस्टेंस पहले इंस्टेंस के लिए हमारे पास 0 के ऊपर द वैल्यू वाज 1, हमने यहाँ पर रखा 1 के लिए द वैल्यू वाज 1 1 sorry this was not 0, 1 के ऊपर द वैल्यू वाज 0 के ऊपर द वैल्यू वाज 1 एंड 1 के ऊपर भी द वैल्यू वाज 1। एंड फॉर 2 इंस्टेंस फ्रॉम 2 to 3, सो यहाँ पर आप 1 से 2 वाले इंस्टेंस के अंदर वापस आ जाएं तो 1 के ऊपर यहाँ पर वैल्यू -1 भी है। सो प्रीवियसली 1 हैज अ वैल्यू 1 और इस इंस्टेंस के अंदर 1 की वैल्यू -1 है।
तो 1 के ऊपर 2 वैल्यूज को एग्जिस्ट कर रही हैं, 1 और -1, एंड देन 2 की वैल्यू दैट इज आल्सो -1, सो 2 की वैल्यू 2 से 3 वाले इंस्टेंस के अंदर 1 भी है, यानी एक दफा 2 इंस्टेंस के ऊपर -1 और 1 वैल्यू को एग्जिस्ट कर रही है। सो ये आ गई, एंड IC ऑफ 3 के ऊपर उसकी वैल्यू +1 है, लेकिन 3 से 4 वाले इंस्टेंस के अंदर IC के ऊपर को एग्जिस्ट कर रही है, द वैल्यू इज -3 एंड एट 4 द वैल्यू इज -4। सो अगर आप इसको स्केच करें तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनती है। सो जब आपके पास दो वैल्यूज को एग्जिस्ट करी होती हैं तो दैट मींस द रिस्पांस विल बी एन इम्पल्स रिस्पांस, इट विल बी अ शार्प, वेरी शार्प ट्रांजिशन जो कि हमारे पास स्क्वायर वेव के अंदर होती है। सो ये आपके पास एक प्लॉट बन गया जो कि वर्सेस टाइम था, इस एक्सिस के ऊपर टाइम है और इस एक्सिस के ऊपर IC है, क्योंकि जितनी भी आपने डेरिवेशंस की हैं दीज आर फॉर IC। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई भी वेव फॉर्म गिवन है, इधर इट इज फॉर VC और इट इज फॉर IC, जो जैसे हमारे पास उस क्वेश्चन में जो वेव फॉर्म गिवन थी वो VC के लिए थी, तो IC तक जाने के लिए हमने जो इस इक्वेशन का सहारा लिया वो CdV/dt यानी डेरिवेटिव की इक्वेशन थी। और अगर आपके पास इक्वेशन IC की गिवन हो और आपको VC हो करना हो तो यू विल नीड टू इंटीग्रेट द गिवन टर्म्स, जिसका हम अभी ये क्वेश्चन करते हैं। सो उसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर the particular value of IC। ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। इसके अंदर अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इंटीग्रल की ही एक डेफिनेशन को यूज कर लिया। इसके अंदर आपके पास बिल्कुल वही सिमिलर सर्किट है, ओनली हमने वेव फॉर्म को चेंज किया है, एंड द डिफरेंस ओनली इज हियर इज कि आपके पास जो वेव फॉर्म है दैट इज ऑफ IC। सो अगर IC गिवन हो, हाउ यू विल स्केच VC। सो VC की इक्वेशन आपके पास होती है 1/CI/dt। सो हमें ये पता है कि इंटीग्रल की वैल्यूज हमारे पास -इन्फिनिटी से t तक होती है। मैं इसको t इसलिए ले रही हूँ कि हम इसको इन्फिनिटी तक नहीं लेके जा रहे, क्योंकि हमारे पास देन इक्वेशन कुछ भी डिराइव नहीं होगी, दैट्स वाई हमने इसको t ले लिया। सो इसको हम इंस्टेंस वाइज अगेन इसको ब्रेक कर लेते हैं, और हमने 0 से 1 यानी ये जो वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म को भी अगर आप क्लियरली देख लें तो 0 से 1 वाले इंस्टेंस के अंदर द वैल्यू इज IC की वैल्यू 0 है, और 1 से 2 वाले इंस्टेंस के अंदर IC की वैल्यू 1 है, एंड 2 से 3 वाले इंस्टेंस के अंदर इट इज अगेन 0, एंड 3 से 4 वाले इंस्टेंस के अंदर द वैल्यू इज 2। सो ये आपको यहाँ से बात क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट हमने ये करना है कि यहाँ पर हम कुछ चीजों को क्लियर करते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल है -इन्फिनिटी से t वाला, -इन्फिनिटी से t वाला, इस इंटीग्रल को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, -इन्फिनिटी से 0। ये वाला इंटीग्रल वो होता है कि अगर मैं टाइम एक्सिस के ऊपर ऐसे प्लॉट करूं तो ये -इन्फिनिटी टर्म है, यानी जब आपने सर्किट को ऑब्जर्व नहीं करना शुरू किया था या बिफोर एट, जैसे आप इनिशियली अनचार्ज कहते हैं कैपेसिटर को, तो इसका मतलब होता है कि जब आपने उसको सर्किट में कनेक्ट किया दैट वाज टाइम 0, तो इस टाइम से लेके इस 0 टाइम तक यानी -इन्फिनिटी वाले टाइम से लेके 0 तक वाला टाइम ये है। और इस टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं जनरली एक वर्ड लिख के, एक लाइन लिख के, दैट द कैपेसिटर वाज इनिशियली अनचार्ज। अगर कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है इसका मतलब -इन्फिनिटी से 0 तक के अंदर जो भी इंटीग्रल था उसके अंदर जो भी चार्ज आके स्टोर होता रहा, यानी कोई चार्ज नहीं था, सो बेसिकली द करंट वाज 0। सो इसका मतलब है VC जो 0 माइनस, यानी इस टाइम जब आपने कैपेसिटर को सर्किट में लगाया इस टाइम से जस्ट पहले the charge on the capacitor was 0। सो आपके पास हमने इसलिए हम यहाँ पर इस इंटीग्रल को तोड़ के कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास इंटीग्रल के अंदर जो ये वाली टर्म थी -इन्फिनिटी से 0 वाली और IDT वाली, इसको हम VC और पिछले वाले इंस्टेंस दैट इज 0 माइनस और प्लस जो 0 से लेकर t तक का इंटीग्रल है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसके बारे में पता नहीं है, इसके ऊपर हमने ये वाली वेव फॉर्म अप्लाई की है, एंड द नेक्स्ट जो भी सिनेरियो है वो उसके बाद क्रिएट होगा। सो जितने भी टर्म्स हमने इंस्टेंसेस में पुट किए अगर आप उसमें नोटिस करें तो हमने इसके अंदर 0 से, जैसे पहला इंस्टेंस है इसके अंदर हमने 0 से t यूज किया है, और ये इनिशियल वैल्यू है जो कि प्रीवियस यानी -इन्फिनिटी से 0 वाला इंटीग्रल है, हम उसको स्टडी करें। चूंकि हमें क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, बल्कि अगर आप इसके अंदर एक टेबल है जो कि इस क्वेश्चन का 129 क्वेश्चन है ये वेलकनबर्ग की बुक का, उसको गौर से देखेंगे तो उसके अंदर उसने मेंशन भी किया हुआ है कि आपके पास VC ऑफ 0 माइनस यानी द कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, या अगर इंडक्टर यूज हो रहा है तो द इंडक्टर इज इनिशियली अनचार्ज। सो IL ऑफ 0 माइनस विल बी 0 एंड VC ऑफ 0 माइनस विल बी 0। सो हम इसको यहाँ पर VC ऑफ 0 माइनस को ऐसे लिख देते हैं, दिस इज, और अगेन मैं फिर क्लियर कर दूं पॉइंट कि आप VC ऑफ 0 माइनस को इसलिए लिख रहे हैं कि ये आपके पास -इन्फिनिटी से 0 वाला इंटीग्रल काउंट हो रहा है। उसके बाद आपने
जीरो से टी वाले इंटीग्रल की वैल्यू, चूंकि हमारे पास इस टाइम के अंदर आई सी की वैल्यू जीरो थी, इसलिए जीरो का इंटीग्रल जीरो ही होता है। सो द होल टर्म विल, यानी वी सी ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास जीरो ही आएगी। अब आप जब इसकी अंदर जीरो और वन इंस्टेंस को पुट करते हैं तो आपके पास ये टर्म्स अगेन जीरो जीरो ही आती है। सो सिमिलरली हम इसको वन नेक्स्ट इंस्टेंस में सॉल्व करेंगे, लेकिन अगेन यहाँ पर एक बात याद रखें, चूंकि आप वन से टू वाले इंस्टेंस में खड़े हैं, इसलिए जब आप जीरो इंस्टेंस पे खड़े थे तो उस टाइम ये सब प्रीवियस था, यानी ये सब इसकी इनिशियल कंडीशन थी। अब चूंकि आप वन इंस्टेंस पे खड़े हैं, इसलिए आप कहेंगे कि ये वाला जो माइनस इन्फिनिटी से वन तक का टाइम, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, ये इसका प्रीवियस वैल्यू है। सो आप कहेंगे कि जी इसकी प्रीवियस वैल्यू वी सी ऑफ वन, यानी वन से जस्ट पहले वन माइनस है, तो उसको यूज करने के लिए हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। सो अब आपने जो इंटीग्रल लिया है दैट इज वन टू टी एंड प्लस माइनस इन्फिनिटी से लेके अप टिल वन तक। सो माइनस इन्फिनिटी से अप टिल वन तक की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया वी सी ऑफ वन से, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंटीग्रल था उसमें हमने वन से टू तक जो आई सी की वैल्यू आ रही थी उसको सब्स्टिट्यूट किया और उस इंटीग्रल को सॉल्व किया, तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी टू टी माइनस टू। सो इसके अंदर हमने वन की वैल्यू और टू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, जीरो एंड टू। एंड सिमिलरली टू से थ्री वाले इंटीग्रल के ऊपर भी वही रूल लगेगा कि आपके पास माइनस एक इंटीग्रल का ब्रेकडाउन बनेगा माइनस इन्फिनिटी से टू तक, और दूसरा बनेगा टू से टी तक। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। एंड सिमिलरली फॉर थ्री के लिए आपके पास फोर टी माइनस टेन की वैल्यू आ जाती है। सो लेट्स प्लॉट इट। हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे, उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक एक्सेस बना लिया जिसके ऊपर आपके पास दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर। और इसके ऊपर हमने सबसे पहले देखा कि आपके पास प्रीवियस कंडीशन के अंदर वी सी ऑफ जीरो वॉज जीरो एंड वी सी ऑफ वन वॉज ऑल्सो जीरो। सो ये भी वैल्यू वी सी ऑफ जीरो पे भी जीरो है एंड वी सी ऑफ वन भी जीरो है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास वी सी ऑफ वन इज जीरो एंड वी सी ऑफ टू इज टू। सो वी सी ऑफ वन इज जीरो एंड वी सी ऑफ टू इज टू। सो यहाँ पर अगर हम इसको मार्क कर लें, दिस इज टू, दिस इज फोर, दिस इज सिक्स, दिस इज एट एंड सो ऑन, तो ये टू है, यहाँ पर इसकी वैल्यू टू है। सो टू तक जाने के लिए वो क्या पाथ अडॉप्ट करेगा, उस तक जाने के लिए जो उसने पाथ अडॉप्ट किया है दैट इज टू टी माइनस टू। सो टू टी माइनस टू इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप टू टी है, टू है जिसकी स्लोप, और माइनस टू उसका वाई इंटरसेप्ट है। तो हम अगर इसको ड्रॉ करें तो ये आपके पास एक स्लोप टू टी कुछ इस तरह से बनेगी कि जब आप इसको ट्रेस बैक करेंगे तो इट विल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट माइनस टू पॉइंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास टू से थ्री वाले इंस्टेंस के अंदर वी हैव टू, वैल्यू इज डी सी टू। सो इट विल रिमेन, टू के ऊपर भी ये टू है और थ्री के ऊपर भी ये टू है, सो इट विल रिमेन अ डीसी वैल्यू टू। इसका बिहेवियर बिल्कुल डीसी होगा। और उसके बाद फाइनल इंस्टेंस के लिए ये थ्री टू फोर में वीसी की वैल्यू टू है और वीसी फोर की वैल्यू सिक्स है। तो थ्री इज टू एंड फोर इज सिक्स। सो इसको हम सिक्स के वर्सेस प्लॉट करेंगे और इसकी स्लोप आपके पास शार्प बनेगी डेफिनेटली, कि इतनी शार्प बनेगी कि इसका वाई एक्सिस जो आपके पास वाई इंटरसेप्ट है दैट शुड बी एट माइनस टेन। सो ये जो आप जब इसको ट्रेस बैक करेंगे तो ये आपके पास माइनस टेन के ऊपर वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा होगा। तो ये आपके पास एक बिहेवियर बनेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। ठीक है जी, सो ये आपके पास किसका रिस्पॉन्स आ रहा है, ये आपके पास प्लॉट हो रहा है वीसी के, आपके पास अगर आईसी की ये वे फॉर्म दी हुई हो तो उसके वर्सेस आपके पास वीसी कैसा आएगा। ओके, सो हम लास्ट डिस्कशन, चूंकि हमने इंडक्टर को अभी तक डिस्कस नहीं किया था, तो हम इंडक्टर की डिस्कशन को कंक्लूड कर लेते हैं कि हमारे पास इंडक्टेंस का जो पैरामीटर होता है दैट फॉलोज फेराडेज लॉ, जो कि फेराडेज लॉ ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सो वी कैन राइट इट एज एनी कांस्टेंट, इक्वालिटी कांस्टेंट एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, सो डी फाई बाई डी टी। अगर आप यहाँ पर के को सपोज कर लें तो वी कैन राइट इट एज डी फाई बाई डी टी। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास हमने करंट के लिए एक टर्म लिखी थी जिसको हमने कहा था जी दैट इज डी क्यू बाई डी टी। सो आपके पास वो ये कहता है कि जैसे आपके पास यहाँ पर क्यू जो सा है वो जैसे आई के लिए है, वैसे ही वी जो सा है वो फ्लक्स के लिए है। सो ये एक एनालॉजी उसने एस्टेब्लिश की एंड यूजिंग दिस दिस टर्म आपके पास v इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर आप डी टी को इधर ले जाएं तो फाई कैन बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी टिल टी वी डी टी। ठीक है, सो अगेन दिस रिजेंबल्स वो फार्मूला, अगर आप याद
resembles IDT. तो हमने यहाँ पर एक एनालॉजी स्टैब्लिश की कि फ्लक्स और करंट यानी फ्लक्स और करंट सेम पैरामीटर को रेफर कर रहे हैं. दैट पैरामीटर क्यों? क्योंकि हमने एक एनालॉजी स्टैब्लिश की दैट फ्लक्स एंड क्यू और ऑलमोस्ट सेम. अगर फ्लक्स एंड क्यू का बिहेवियर और वी का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है. सो यूजिंग दिस एनालॉजी हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया जहां पर हमने इसको ये कहा कि हमारे पास जो, और एक्चुअली भी हमें ये पता है दैट फ्लक्स इज एक्चुअली इक्वल टू एल आई, क्योंकि हम डायरेक्टली फ्लक्स को आई के इक्वल तो कह नहीं सकते थे, इसलिए हमने एक इंडक्टेंस का बिहेवियर लगा दिया. ठीक है, और वो ये भी हमें पता है कि इफ आई प्रोड्यूसेस के बेसिकली जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से ही हो रही होती है. हमें सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला पता है कि हम किसी सेल्फ इंडक्टेंस के किसी कॉइल के ऊपर बाउंड कर दें किसी वायर को और उसको उसमें से कोई करंट आई फ्लो करवाएं तो उसके अंदर से उस करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होती है. ये फ्लक्स किसकी रिजल्ट की वजह से प्रोड्यूस हुई है? करंट के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस हुई है. सो हमने एक एनालॉजी एस्टैब्लिश की दैट फ्लक्स एंड करंट आर ऑलमोस्ट सेम एंड दे रेफर टू द सेम फिजिकल सिस्टम. सो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, और उसके अकॉर्डिंगली जब आप इस फार्मूले के अंदर एल आई को पुट करते हैं, जब आप इस फार्मूला के अंदर ए आई को पुट करते हैं तो हमारे पास दिस कम्स आउट टू बी वी इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी. ठीक है जी. सो ये हमारे पास बन गया इंडक्टर का फार्मूला. एंड फॉर करंट इसका फार्मूला बन जाएगा 1 बाय एल आई डी टी, और वो ही आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. सो ये आपके पास वाइस वर्सा है. इंडक्टर कैपेसिटर के केस के अंदर आप आई को ऐसे निकालते थे डेरिवेटिव से और वी को निकालते थे इंटीग्रल से. इंडक्टर के केस के अंदर ये सब वाइस वर्सा होगा. सो यू हैव टू मेमोराइज दीज टू टर्म्स. इन फार्मूलाज को भी याद रखना है, कोई खातर का याद रखने वाली इसमें बात नहीं है, ये याद रहती है. अच्छा, ये दो फार्मूलाज हमारे पास एनर्जी के दिए में, ये वो एनर्जी के फार्मूलाज है जो आप एफएससी के अंदर पढ़कर आए हैं. सो ये फार्मूलाज उनसे हैं वो अलेक्जेंडर की बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें भी यूज हो रहे हैं, और ये वेल्कन बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके अंदर भी यूज हो रहे हैं. ओके, सो आपकी असाइनमेंट ये है कि जो ये वेल्कन वर्क की बुक की एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के आपने कोई भी थ्री क्वेश्चंस कर ले जो आपको इजी लगते हैं, जिसके अंदर इंटीग्रल और डेरिवेटिव यूज हो रहा हो. यानी अगर मैंने 127 और 129 किया है तो आप 128 कर लें, एक्सरसाइज क्वेश्चन 128 एंड 130 कर लें, एंड 131 या 132 कर लें. ठीक है, ये थ्री क्वेश्चंस हमारे असाइनमेंट हो जाएगी. ओके जी, थैंक यू.